मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एजुकेशन बीए ट्यूटोरियल। मैं सोनालिका चौहान आपके लिए फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत व्यक्तित्व के कुछ सिद्धांत देखेंगे। व्यक्तित्व के कौन कौन से सिद्धांत हैं। इससे पहले व्यक्तित्व पर एक वीडियो बन चुकी है, उसमें हमने व्यक्तित्व के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कस की थी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो हम देख लेते हैं कि व्यक्तित्व के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो जो व्यक्तित्व के सिद्धांत है उसको भी अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से प्रतिपादित किया है। यहाँ आपके सामने कुछ सिद्धांत के नाम हैं, जिसमें सबसे पहले है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन फ्रायड ने किया था। सेकेंड है शरीर रचना का सिद्धांत, जो कि सेल्डन के द्वारा दिया गया है। थर्ड है गत्यात्मक या शील गुण का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक आलपोर्ट है। अगला है विशेषक का सिद्धांत, जिसे केटल के द्वारा दिया गया है। फिर नेक्स्ट है मांग सिद्धांत, जो कि हेनरी के द्वारा दिया गया है। और लास्ट में आपको दिख रहा होगा मनोसामाजिक विज्ञान सिद्धांत, जो कि एरिक्सन का सिद्धांत है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के सिद्धांत हैं। आपने इन्हें ध्यान से देख लिया होगा, इनके प्रतिपादकों के नाम भी देख लिए होंगे। लेकिन यदि हम इस वीडियो के अंतर्गत इन सारे सिद्धांतों को समझेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज हम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो कि एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसी को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। व्यक्तित्व सिद्धांत के अंतर्गत मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत को प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने प्रतिपादित किया है। और फ्रायड का यह सिद्धांत एक व्यापक सिद्धांत है, एक बड़ा सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन मनोचिकित्सा अध्ययन के आधार पर हुआ है। इन्होंने मनुष्य की मानसिक क्रियाओं का विश्लेषण किया, उसी के आधार पर इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। यहाँ पर फ्रायड ने अपने इस सिद्धांत में मन को दो भागों में बांटा है। इनके अनुसार जो हमारा मन है वह दो रूप में या दो भागों में बटा हुआ है और इस प्रकार कार्य करता है। तो अब देख लेते हैं कि इन्होंने मन के कौन कौन से दो भाग बताए हैं। तो यहाँ पर जो फ्रायड है उन्होंने इस सिद्धांत को दो भाग में बांटा है, जिसके अंतर्गत एक के अंतर्गत मन के प्रकार दे दिए हैं और दूसरे में जो मन के गतिशील पक्ष है या अंग है उनको बता दिया है। तो मन के प्रकार के अंतर्गत चेतन मन, अर्धचेतन मन, अवचेतन या अचेतन मन, यहाँ पर इन्होंने मन के कुछ ये स्थल पक्ष बताए हैं। साथ में जो गतिशील पक्ष है उसके अंतर्गत इदम, अहम, परम या परा अहम, ईड, ईगो और सुपर ईगो। हम एक एक कर इन सभी को समझ लेते हैं। पहले हम मन के प्रकार, जो मन के स्थल पक्ष होते हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है चेतन मन। चेतन मन क्या होता है हम इसे जान लेते हैं। चेतन मन का संबंध वर्तमान से होता है। चेतन का मतलब होता है जागना या जागते रहना। तो इसका संबंध वर्तमान से होता है। इसमें निरंतरता का गुण पाया जाता है। जिस क्रिया के प्रति व्यक्ति जागरूक रहता है, जागा हुआ रहता है, उसी अवस्था को चेतन मन कहा जाता है। अगला प्रकार देखते हैं अर्धचेतन मन। अर्ध का मीन्स आधा। यहाँ पर जो हमारा मन है वह आधा जागा हुआ है। तो अर्धचेतन मन वह होता है जिसमें व्यक्ति को किसी भी कार्य को करने के लिए पहले प्रयास और याद करना पड़ता है। यह अवस्था ज्ञान की ऊपरी सतह होती है, लेकिन किसी चीज़ को थोड़ा याद करने पर याद भी आ जाती है। यदि व्यक्ति अपना चश्मा कहीं जगह रख देता है और फिर वो ढूंढता है, लेकिन कुछ समय तक उसे याद नहीं आता है और अचानक फिर से उसे याद भी आ जाता है, तो इससे हम अर्धचेतन कहते हैं। अगला है अचेतन या अवचेतन। तो यहाँ पर फ्रायड ने इसकी एक परिभाषा भी दी है कि अचेतन की क्रियाएं दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन कभी कभी
व्यक्तित्व को नष्ट कर देती है। इन्होंने अचेतन की क्रिया को नष्ट करने वाली, हमारे व्यक्तित्व को नष्ट करने वाली क्रिया कहा है। तो अचेतन मन वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति किसी ज्ञान को याद कर भी चेतन स्थान में नहीं ला सकता। अचेतन व्यक्ति का मन का वो भाग होता है जो कि 10 में से 9% डूबा हुआ रहता है। व्यक्ति कितना चाहे उसे याद कर ले, लेकिन वह उसे याद नहीं आता है, क्योंकि उसकी जो इच्छाएं होती है वह ख़त्म हो चुकी होती है, दमित हो चुकी होती है। इसलिए इसे अचेतन मन कहा है। ये अचेतन की जो क्रियाएं होती है वह दिखाई नहीं देती है, इसे चेतन मन में नहीं लाया जा सकता। अब हम मन के गतिशील पक्ष या फ्रायड ने व्यक्तित्व के जो अंग बताए हैं उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले आता है इदम, ईड। तो इदम जन्मजात प्रकृति है और यह वंशानुक्रम होता है। इदम इच्छाओं का जनक है, इच्छाएं दमिक होती है। यह पूर्णतः अचेतन में कार्य करता है। अभी हमने अचेतन मन के बारे में जाना, तो जो ईड होता है वह अचेतन मन में कार्य करता है। इससे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता है। जो ईड होता है, इदम होता है, इसमें हमें उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता है और यह तत्काल सुख पाना चाहता है। हम मान लेते हैं कि एक छोटा बच्चा है, तब वो जन्म लेता है तो उसे कुछ भी ज्ञात नहीं होता है, तो इसी अवस्था को इदम कहा जाता है। अब हम अहम, ईगो को देख लेते हैं कि ईगो क्या होता है। अहम संस्कार, त्याग, बलिदान, आदर्श आदि के लिए हमें तैयार करता है। ईगो आपने सुना ही होगा ना, ईगो का नाम। जैसे बच्चा बड़े होने लगता है तो वह अंतर करना जानने लगता है, अपने और पराये में फ़र्क समझने लगता है और जो वातावरण होता है उसके साथ सामंजस्य स्थापित करता है और अपनी रक्षा करना भी सीख जाता है। इस प्रकार यह इदम और परा अहम के बीच का कार्य करता है। ईगो अर्धचेतन मन से जुड़ा होता है। अब हम देख लेते हैं कि परा अहम क्या होता है या परा अहम सुपर ईगो। परम अहम का विकास सबसे बाद में होता है। ईड और ईगो के बाद सुपर ईगो होता है। जैसे जैसे व्यक्ति समाज के लोगों के संपर्क में आता है, उसमें अंतर क्रियाएँ होती रहती है, तो वह सब कुछ समझने लगता है, तो यह व्यक्तित्व का नैतिक पक्ष कहलाता है। और इदम और परम अहम के बीच मध्यस्थता का कार्य करते हुए जीवन को वास्तविकता से जोड़ता है। तो यहाँ पर इसे हम परम अहम या सुपर ईगो कहेंगे। तो यहाँ पर हमने मन के कुछ गतिशील पक्ष भी देख लिए और स्थूल पक्ष भी देख लिए। आपको दोनों ही पक्ष मन के अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन्हीं पक्षों के आधार पर फ्रायड ने व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास की कुछ अवस्थाएं बताई हैं, जिसके अंतर्गत मुखी अवस्था, गुदा अवस्था, लैंगिक अवस्था, सुप्त या सुप्तावस्था और जनेंद्रिय अवस्था। यहाँ पर फ्रायड ने ये सारी मनोलैंगिक अवस्था का वर्णन भी अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत किया हो। आज हमने जो फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत था, उस सिद्धांत को पूरे डिटेल से समझा है। यदि आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल मिलते हैं एक